मैं हूं आपके साथ जन्नत शुभ और आपका अपने कार्यक्रम रचना में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अधीन हम आपको विभिन्न रचनाकारों से, लेखकों से, कवियों से और गज़लकारों से मिलवाते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाएंगे उनका नाम है अनिल पठानकोटी जी। लेकिन उनको मिलवाने से पहले, रूबरू करवाने से पहले दर्शकों, आपको मैं कुछ उनके द्वारा लिखी गई गज़ल की पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिए। हमको लेके ये कहाँ शामों सहर जाएंगे, ऐसे दिन रात हमें अश्कों से भर जाएंगे। ऐसी आदत रही अपनी तो बिखर जाएंगे। पहले जैसे हुआ करते थे सभी अध्यापक, आज भी ऐसे हों तो बच्चे सुधर जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका हमारे कार्यक्रम रचना में। धन्यवाद। तो अनिल जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी लेखनी का सफ़र कैसे शुरू हुआ। वास्तव में सच्चाई ये है कि मेरा जन्म उस घर में हुआ जहाँ सभी लोग बहुत अधिक शिक्षित थे और जहाँ पर पढ़ने का एक शौक तो था। वहाँ पे रिसाले, पत्र पत्रिकाएं लगातार आते रहते थे और रिसाले भी ऐसे जो साहित्य अदब से भरे होते थे जी। तो धीरे धीरे ये मेरा शौक उसी तरफ चल पड़ा और मैंने ये मैगजीनों में, पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में अपना रचनाएं भेजनी शुरू कर दी और जिसमें मैं प्रकाशित बहुत होता रहा और लोगों में मेरा नाम भी प्रचलित हो गया जी। अनिल जी, हमारे दर्शक ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार शायर किसे कहा जाता है। सबसे पहले ये एक सच्चाई है कि जो शायर है उसमें इंसानियत कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए जी। ये नहीं होता है कि एक शायर को शायरी के सभी नियम पता है, जैसे छंद बहर या अरूस, वो शायर हो गया जी जी। वो शायर ही नहीं है जो अच्छा इंसान नहीं है। हमारे जितने भी बड़े बड़े शायर हुए हैं, सबसे पहले वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो आम लोगों की मदद किया करते थे जी। जैसे कि अगर हम बात करें तो बड़े बड़े शायरों की अभी आपने बात की कि जो शायर होते हैं वो अच्छे पहले तो इंसान होने चाहिए। बड़े नामों की अगर हम बात करें तो दुष्यंत कुमार जी का नाम हमारे सबसे पहले मुंह में आता है। तो उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि उनकी जो गज़लें हैं, उनकी कविताएं हैं, आज भी हमारे दिलो जान में बसती हैं। उनके नाम से ही उनकी तमाम जो गज़लें हैं वो याद आने लगती हैं। तो आप उस पर क्या कहेंगे। दुष्यंत कुमार एक ऐसा नाम था जी, जिसकी बदौलत हिंदी गज़ल घर घर में जी बास करने लगी, रहने लगी जी। दुष्यंत कुमार हिंदी गज़ल के नींव का पत्थर थे। एक तरह से दुष्यंत कुमार ने ही हिंदी गज़ल को कह सकते हैं जन्म दिया जी। और इसको अपने कौशल से, अपने हुनर से इसको घर घर पहुंचाया जी। दुष्यंत कुमार एक अच्छे इंसान थे। अगर कहा जाए कि वो एक कलंदर किस्म के आदमी थे। कलंदर कहते हैं मस्त मौला आदमी, किसी से कोई बैर नहीं था। उन्होंने हिंदी जुबान को, हिंदी भाषा में ऐसे ऐसे मुहावरे दिए, ऐसे ऐसे शेर कहे कि हिंदी में जो हिंदी गज़ल लिखी जाती है वो यूनिवर्सिटियों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जाने लगी और दुष्यंत कुमार के नाम पर इम्तहानों में सवाल आने लगे। उनके जो शेर हैं वो घर घर में मशहूर हुए और फिल्मों में भी उनकी गज़लें आने लगी। उनका एक शेर था बड़ी मशहूर, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ जी। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। कैसे मंदिर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग
चिल्लाने लगे हैं। उन्होंने आम लोगों पर जो बीतती है, जो आम लोगों का जीवन है, उस पर गजल लिखे। उनका एक शेर था कि कमीज नहीं तो पैरों से पेट ढक लेंगे, कमीज ना सही पैरों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। उनका एक बहुत बड़ा मशहूर शेर था, एक बूढ़ा आदमी है देश में या यूं कहो, एक बूढ़ा आदमी है देश में या यूं कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। शहर की भीड़ भाड़ से बचकर तू गली से निकल रही होगी, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले आम लोगों के जीवन पर गजलें नहीं लिखी जाती थी, ये शराब पर गजल लिखी जाती थी। लेकिन दुष्यंत कुमार ने आम लोगों के जीवन को अपनी गजलों में बयान किया और उसका असर ये हुआ कि गजल घर घर में बोली जाने लगी। और दूसरा ये था कि उनका जो रहन सहन था या उनकी जो सोहबत थी, उनकी यारी दोस्ती थी, वो सभी जो साहित्य के प्रेमी हैं या बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनसे थी। जैसे अपने कमलेश्वर साहब हैं, उनसे उनका बहुत प्यार था। और कमलेश्वर उस वक्त सारिका रिसाला निकाला करते थे, जिससे उन्होंने उसे बहुत सहयोग दिया। इससे दुष्यंत कुमार का नाम और भी ऊंचा उठा। आपने जैसे कि दुष्यंत जी के बारे में बताया, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि गज़लकार के रूप में तो हमने आपको जाना, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में हम आपको जानना चाहते हैं कि अगर अनिल पठानकोटी जी का नाम आता है तो उन्हें हम कैसे दर्शाते हैं। जैसे आपने कहा कि एक शायर सबसे पहले अच्छा इंसान होता है, तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, आपने व्यक्तिगत प्रश्न किया है, मैं शुरू से ही माता पिता के ऐसे शुभ संस्कार थे कि मैं शुरू से ही मेहनत करता रहा। और जैसा माँ बाप ने समझाया था कि मेहनत करोगे तो कुछ पाओगे, और बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई लिखाई की और उच्च शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद सरकारी नौकरी मुझे अपनी ही मेहनत से प्राप्त हुई। सरकारी नौकरी के दरमियान भी मैंने अपने उच्च अधिकारियों को कभी कोई शिकायत ना आने दी। इसके साथ साथ मैं इसका साहित्य का भी विद्यार्थी रहा। मैं ये गज़लें, मुझे शौक था, लिखता रहा, सीखता रहा और बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं में मैं छपता रहा। बहुत बड़ा बड़ा नाम था पत्र पत्रिकाओं का, जिनमें मैं छापता रहा। ये 3 साल ऐसे थे, इनमें गज़ल का छपना या अपना कोई लेख छपना एक शायर होने की गारंटी माना जाता था। और कुछ वो परमपिता परमात्मा भी या सरस्वती देवी भी मेरे ऊपर मेहरबान थी, जिसने मेरी उंगली पकड़ी। अनिल जी, आपसे आप ही की जुबानी एक गज़ल हो जाए। गज़लें तो मैंने बहुत लिखी है, लेकिन अभी मैं वो गज़ल आपको सुनाऊंगा जिसका संबंध हमारे पर्यावरण से है। और पर्यावरण की हमें, हमारे देश को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रदूषण बहुत है और पर्यावरण ऐसी वस्तु है जो हमें इस प्रदूषण से दूर रख सकती है। मेरी एक बड़ी मशहूर गज़ल है, सुनिए। देते रहे जहान को जीवन का नूर पेड़, देते रहे जहान को जीवन का नूर पेड़, अफसोस काट डाले गए बेकसूर पेड़। अफसोस काट डाले गए बेकसूर पेड़, एक बार इनके साथ लिपट जाओ प्यार से। एक बार इनके साथ लिपट जाओ प्यार से, देंगे दुआएं आपको दिल से हुजूर पेड़, देंगे दुआएं आपको दिल से हुजूर पेड़। उठता है चिमनियों से धुआं दूर दूर तक, उठता है चिमनियों से धुआं दूर दूर तक।
कर डाले कारखानों ने आंखों से दूर पेड़, कल तक के इंतजार में होगी बहुत ही देर। हाथों से अपने आज लगाओ जरूर पेड़, हाथों से अपने आज लगाओ जरूर पेड़। बादल बरस भी जाते हैं कुछ इनके दम से ही, करते हैं खत्म बाढ़ का अक्सर गरूर पेड़, करते हैं खत्म बाढ़ का अक्सर गरूर पेड़। हर अपने कदरदान को ये बख्शते भी हैं, हर अपने कदरदान को ये बख्शते भी हैं। उतरे ना जो कभी वो रूहानी सरूर पेड़, उतरे ना जो कभी वो रूहानी सरूर पेड़। हो उम्र कैद की सजा हर ऐसे शख्स को, हो उम्र कैद की सजा हर ऐसे शख्स को। आरी से अपनी करता है जो चूर चूर पेड़, आरी से अपनी करता है जो चूर चूर पेड़। देते रहे जहान को जीवन का नूर पेड़, अफसोस काट डाले गए बेकसूर पेड़। एक मेरी और पेड़ों पर गजल है जो पुस्तकों में भी प्रकाशित हो चुकी है। ये है, सभी मिलके लगाओ पेड़ लोगों, सभी मिलके लगाओ पेड़ लोगों। है खतरे में बचाओ पेड़ लोगों, है खतरे में बचाओ पेड़ लोगों। इमारत को बनाने के लिए भी कभी भी मत गिराओ पेड़ लोगों, कभी भी मत गिराओ पेड़ लोगों। है बच्चे की तरह मासूम ये भी, है बच्चे की तरह मासूम ये भी। ना रास्ते से हटाओ पेड़ लोगों, है बच्चे की तरह मासूम ये भी। ना रास्ते से हटाओ पेड़ लोगों, बढ़ाओ तुम बढ़ाओ पेड़ लोगों। कभी घटने ना दो पेड़ों की गिनती, बढ़ाओ तुम बढ़ाओ पेड़ लोगों। है दुश्मन शख्स वो इंसानियत का, है दुश्मन शख्स वो इंसानियत का, जो कहता है गिराओ पेड़ लोगों। ये देते हैं दिलों को छांव सदियों, ये देते हैं दिलों के छांव सदियों। उठो जल्दी लगाओ पेड़ लोगों, उठो जल्दी लगाओ पेड़ लोगों। मिले फुर्सत तो कागज पर कलम से कोई सुंदर बनाओ पेड़ लोगों। अभी अनिल जी ने हमें बहुत ही अच्छी गज़ल सुनाई है, लेकिन अनिल जी, हमारे दर्शक एक बार फिर से आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी किताबों की अगर हम बात करें तो आपने बताया कि किताबों में आपकी कविताएं, आपकी जो गज़लें हैं वो छपती है। कौन सी ऐसी किताब है, कब आपकी पहली जो किताब छपी थी उस पर भी ज़रा एक नज़र हमें बताएं। पत्र पत्रिकाओं में मैं बहुत लिखता था जी, पत्र पत्रिकाओं में, और सभी पत्र पत्रिकाएं जो कि मुझे मांग बहुत आती थी जी कि मैं अच्छे अच्छे अरसालों में मैगजीनों में छपूं। मैं पत्र पत्रिकाओं की वजह से बहुत मशहूर हो गया था जी। मेरी एक किताब आज से 3-4 साल पहले आई थी जी, उसका नाम था आवाज के साए जी, आवाज के साए मेरी किताब का नाम था जी। वो उसमें लगभग 100 गजल थी। वो किताब बहुत मशहूर हुई, उसे लोगों ने हाथों हाथ लिया जी। बहुत नाम, उसका बहुत नाम हुआ था। आप किस तरह की जो है वो शायरी या फिर गजल लिखना पसंद करते हैं? मैं वास्तव में ये ज़्यादा सामाजिक किस्म की गजलें लिखता हूँ जी। आज के जितने भी शायर हैं वो सभी समाज की ओर बहुत ध्यान देते हैं, वो सामाजिक गज़लें लिखते हैं, और वो गज़लें जो हैं वो घर घर भी जाती हैं और जिनका अपना बहुत बड़ा आधार बन जाता है, ये सामाजिक किस्म की गज़लें होती हैं। आपने बोला कि आप साहित्य के रिलेटेड जो है वो शायरी लिखना पसंद करते हैं। पहली शायरी आपने मतलब किस तरीके, क्या सोच के लिखी? ये मेरा सवाल है कि किस तरीके आपने पहली शायरी जो लिखी थी। कुछ लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है जी, वो तो है बिल्कुल। इसको हिंदी में कहते हैं अध्ययन करना, उर्दू में कहते हैं मुताला, इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। जो आदमी लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं सकता। वास्तव में आप जो है वो आप
जब आपने शायरी लिखनी शुरू की थी या शायरी लिखने का सोचा था, तो पहली चीज़ क्या दिमाग में आई थी, या फिर कौन आपका ऐसे होता है कि हमारा एक मेंटोर होता है जिसे देखकर हम लिखना शुरू करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन था? हमारे घर में हमारे पिताजी का बहुत बड़ा नाम था जी। वो धर्मशाला से रसाला निकाला करते थे जी। उस समय जितने चोटी के लेखक हैं, जैसे कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, कामर जलालाबादी, ये सभी लोग उसमें छपा करते थे और ये सभी लोग हमारे घर आया करते थे जी। वो जितने भी चोटी के साहित्यकार हैं, ये पंडित मीराराम बफा, जोश मलसियानी, उस वक्त उर्दू का बोलबाला था जी। अच्छा, वो मुशायरे हुआ करते थे, तो वहाँ से ही मुझे लिखने की ललक लगी। और फिर ऐसा भी होता था जब ये लोग आपस में बैठकर बातें करते थे जी। तो वो बातें सभी मेरे कानों में पड़ा करती थी जी। उससे मुझे रोशनी मिलती थी, उससे मैं सीखता था जी। मैं आपको आज बताता हूँ, मैंने अच्छी किताबें पढ़ कर, अच्छे लोगों की संगत में बैठ कर ही सब कुछ सीखा है। वैसे मैंने कोई सीखा नहीं है, तो ये उन लोगों की ही मेहरबानी है कि उनकी संगत में मैं बैठा और मैं आस्ता आस्ता लिखता रहा। और हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सारी दुनिया में नाम पैदा किया जी। हमारे पिताजी का नाम था स्वर्गीय कुलवंत राय कमल होशियारपुरी जी। जोश मलिहाबादी जैसे लोगों ने उनकी कलम का लोहा माना था जी। उस समय। आजकल नाम का रसाला जो आरवी है उसके वो ऑडिटर थे जी। उसमें एक बहस दो लफ्ज़ों के बीच छिड़ी थी जी। और फिर हमारे पिताजी ने कहा था कि ये लफ्ज़ गलत है जो आप छाप रहे हैं, तो जोश साहब ने हमारे पिताजी को शाबाश दी थी। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस टाइम पे जो किस लफ्ज़ों की वजह से बहस छिड़ गई थी? वहाँ पे बातें होती रहती थी। मुझे इतना पता है कि जब जोश मलिहाबादी ने उन लफ्ज़ों पे हमारे पिताजी को शाबाश दी, हमारे पिताजी छोटी सी उम्र के नौजवान थे, जोश मलिहाबादी ने लिखा था कि कमल होशियारपुरी साहब पठानकोट जैसे एक गुमनाम इलाके में रहते हैं और मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने ये बहुत बड़ा साहित्य का कारनामा कर दिखाया है। वो थी बाजिद अली शाह की एक मसर भी थी। तो हमारे इस रचना कार्यक्रम में हमने आपको अनिल जी से रूबरू करवाया, उनकी गज़लें सुनी, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जाना। ऐसे ही हमारे साथ दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में बने रहिएगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए।